वेलकम टू क्लास नंबर 1। आज से हम लोग मैथ्स के कोर्स को शुरू करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे परसेंटेज से। तो परसेंटेज के सारे बेसिक्स को अपने को देखना है, इसको धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। आज की पूरी क्लास बेसिक्स पर डिवोटेड है। अब परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे अरिथमेटिक के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये सारे आपके एप्लीकेशन है परसेंटेज के। तो अगर परसेंटेज पे कमांड बन गई ना, तो बाकी के फिर जो टॉपिक है उनको करने में आसानी थोड़ी सी फील होगी। प्लस जो टेक्निक्स हैं ये पूरे अरिथमेटिक में काम आएंगी। मतलब परसेंटेज में जो सीखेंगे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस तक में हम लोग उसको अप्लाई कर रहे होंगे। तो टेक्निक्स हमारी मल्टी फेसेट है, मतलब कई सारी चीज़ों में, कई सारी सिचुएशंस में वो एप्लीकेबल होती हैं। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक चीज़ों को हमें टारगेट नहीं करना पड़ता। मेथड्स को अगर सही से समझ में आ गया, कंसेप्ट पकड़ में आ गया, तो क्वेश्चंस फिर आराम से फिर बनने लगते हैं। तो बेसिक्स को आज देखते हैं परसेंटेज का। इंपॉर्टेंट है इसको समझ लेना, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे दिक्कतें फेस होती हैं। हमें लगता है कि हमारा बेसिक अच्छा है, पर होता नहीं है ना। तो थोड़ा सा पेशेंसली इस पूरे वीडियो को आप देखो, इसको अटेंड करो और माइंड अपना ओपन रखना। कोई भी नई मेथड अगर आपको मिले, आप कुछ यूज़ करते थे, मैं अगर आपको कुछ और बता रहा हूँ, तो उसको आपको फिर इवेलुएट करना है कि आप किससे फास्ट अप्लाई कर पाते हो। आपकी मेथड जो आपके पास ऑलरेडी है वो ज़्यादा फास्ट है, या मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा फास्ट है। जो बेटर हो उस पर आप स्विच कर जाना ना, उसमें आप हेजिटेट मत करना कि अरे यार नया करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तो आप आए हो, तो उसको ओपन माइंडेड से आप उसको सीखो। इसमें जो आज अपने को टॉपिक कवर करना है, बेसिक्स देखना है परसेंटेज का। परसेंटेज रेशो का इक्विवेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रेशो कन्वर्जन है आपका, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, कुछ नंबर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ब्रेड एंड बटर है। इसके बिना अरिथमेटिक फिर होना बहुत मुश्किल है। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मतलब होता है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तमाम सारे सवाल इस पर दिख रहे हैं टीयर 1 में। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी और कंसेप्ट ऑफ बेस चेंज, इनमें से तीन चार ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी पूरी अरिथमेटिक में काम आती हैं। तो ढंग से चीजों को समझते चलना। पहले बात करें परसेंटेज के बेसिक की। तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है, परसेंटेज क्यों है, क्या जरूरत है परसेंटेज की हमारी लाइफ में? तो परसेंटेज एक कंपैरिजन का टूल है। हमें जब भी चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो हमेशा परसेंटेज से हम उसे कर सकते हैं। फ्रैक्शन कंपैरिजन का टूल होता है, उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब परसेंटेज का कहाँ पे यूज़ दिख सकता है? सिंपल सा अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो मान लो कि मुझे बैंक में एक अकाउंट खोलना है और अलग अलग बैंक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है। तो अब मैं कैसे चूज करूं कौन सा बैंक बेटर रहेगा मेरे लिए? तो हम क्या देखते हैं कि यार मेरी सेविंग्स पे कौन ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रहा होता है। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से लिखा होता है? 6%, 7%, 5%, इस तरह से रेट लिखा रहता है। तो हो क्या रहा है, मैं बैंक्स को कंपेयर कर पा रहा हूँ कि एक्स बैंक है वो मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, वाई बैंक है वो मुझे 6% देगा, जेड बैंक है वो मुझे 7% देगा। तो मैं किसके साथ जाऊंगा? 7% वाले के साथ। अब ये कंपैरिजन मैं कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि जरूरी तो नहीं है। अब परसेंट का देखो क्या मतलब है कि हर 100 में से वो मुझे इतना रुपए देगा। मतलब अगर कोई बैंक है जो कि कह रहा है कि वो मुझे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं उस बैंक में 100 रुपए जमा करूंगा तो वो मुझे उसके बदले में 6 रुपए का इंटरेस्ट देगा ना। तो हर 100 रुपए पे 6% का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, हर 100 रुपए पे, पर 100। तो यहां से आपको दिख रहा है पर 100 ना, या फिर फॉर एवरी 100। अब मैं क्यों 100 से कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि बेस मैंने वहां पे सेम बना दिया कि 100 में से ये वाला बैंक 5 रुपए दे रहा है, 100 में से ये वाला बैंक 6 रुपए दे रहा है, हर 100 रुपए पे ये वाला बैंक मुझे 7 रुपए दे रहा है। तो मुझे पता है कि वो 7 रुपए वाला मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो परसेंटेज का यूज करके मैंने यहाँ पे कंपेयर किया गिवन कंडीशंस को। एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि अलग अलग स्टेट्स हैं, उनमें से देखना है कि कौन सा स्टेट जो है, कौन सा राज्य जो है वो उसमें जो एजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादा है, ये पता लगाना है मान लो। तो अलग अलग डेटा, अगर अगर अलग अलग राज्य से आप जब डेटा उठाओगे तो कहीं आपको मिलेगा कि कोई कहीं पे 10 लाख लोग एजुकेटेड हैं, कहीं पे 5 लाख लोग एजुकेटेड है, कहीं पे 15 लाख लोग एजुकेटेड है। अब कंपेयर कैसे कर पाएंगे? क्या सिर्फ नंबर्स देख लेना सही रहेगा कि जहाँ पे 15 लाख एजुकेटेड है वही टॉप पर है? कैसे करेंगे ना, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो हमें देखनी पड़ेगी। सबका बेस पॉपुलेशन अलग अलग होगा। कहीं पर कोई ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, कोई कम पॉपुलेटेड स्टेट है। तो कंपैरिजन हम केवल नंबर के बेसिस पे तो नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशंस में काम आता है फिर हमारा परसेंटेज, कि हम ये पता लगा लेंगे कि हर 100 में से कितने लोग एजुकेटेड हैं।
तो बेस मैंने सारे राज्यों का, स्टेट्स का सेम कर दिया कि यार अलग अलग पॉपुलेशन है, उसको हटाओ, आप तो ये बता दो कि हर हर 100 व्यक्तियों में से कितने लोग एजुकेटेड हैं। अब मुझे राज्य बता देंगे कि मान लो कोई है, कोई स्टेट ने बताया कि वहाँ पे 60 हैं, कोई स्टेट ने बताया कि वहाँ पे 65 लोग एजुकेटेड आउट ऑफ 100, किसी स्टेट ने बताया कि वहाँ पे 85 लोग एजुकेटेड आउट ऑफ 100। तो यहाँ से क्लियरली अब हम देख सकते हैं कि यार 85 वाला जो स्टेट है, राज्य है, वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, राइट। क्यों ऐसा हम लोगों ने किया, क्यों ऐसा हम लोग कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेस अब सेम बना दे रहे हैं। अलग अलग स्टेट की पॉपुलेशन तो अलग अलग है ना, तो जब बेस ही अलग अलग है तो कंपेयर कैसे करेंगे उसको? तो सबसे पहले जरूरी होता है कि बेस सेम बना लेना, तब फिर हम उसके बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अपने मार्क्स को कंपेयर कर सकते हो परसेंटेज में, तो कैसे कर पा रहे हो कि जब बेस मार्क्स सेम होगा तभी तो कंपेयर कर पाओगे, है ना। इंपॉर्टेंट होता है हमारा बेस सेम करना, तो यही हो जाता है पर 100। आउट ऑफ 100 कितना, जब हमें आउट ऑफ 100 हमने बना लिया तो हमें अब इसके न्यूमरेटर देख के हम उसका जो भी बड़ी छोटी वैल्यू आराम से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये काम होता है हमारे परसेंटेज का, एक कंपैरिजन का ये टूल है। अब परसेंटेज की साइन आती है यहाँ पे। परसेंटेज की साइन का यहाँ पे क्या मतलब होता है? अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं कि 10 रुपए हर 100 रुपए का कितना परसेंट है, जब हमें ये निकालना होता है कि 10 रुपए 100 रुपए का कितना परसेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कह देते हैं कि ये 10% है, ये 10% है। अब ये परसेंटेज का क्या मतलब होता है, परसेंटेज का साइन क्या है, इसको अगर देखें तो परसेंटेज का मतलब अगर साइन देखें तो वो डिनोट करता है 1/100 को। परसेंटेज का साइन डिनोट करता है 1/100 को, है ना। तो यहाँ पे इसको देखें तो 100 नीचे हो जाएगा, मतलब 10/100 ओरिजिनल जो हमारा फ्रैक्शन था वही हमें मिल जाएगा। तो परसेंटेज का साइन मतलब 1/100, उस 1/100 वाला जो पार्ट है यहाँ पे उसको हम परसेंटेज के टर्म्स में उसको ऐसा लिख देते हैं, साइन बना देते हैं उसको। तो परसेंटेज क्या है, क्यों है, बेस हमेशा हम सेम क्यों बनाना चाह रहे हैं, वो आपको समझ में आ गया। कंपैरिजन का एक ये टूल है, वो आपको समझ में आ गया। इसमें देखें आगे, तो 20% जो है उसको 20% को हम 20% इस साइन के साथ लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा 20/100। सेम चीज है जो भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करी। अब परसेंटेज वैल्यू है इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई द रेशियो बाय 100। तो ऊपर मैंने क्या किया, जब मैंने आपको बताया कि 10 रुपए हैं आउट ऑफ 100 रुपए, उसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो मैंने उसे मल्टीप्लाई किया था ऊपर 100 से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि जब भी हमें इसे परसेंटेज में डिनोट, किसी चीज़ को फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो बचता है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का साइन समझ में आ गया, बेस सेम क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि बेस सेम नहीं करेंगे तो फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आगे चलें, परसेंटेज वैल्यू अब लिखनी है यहाँ पे 3/5 की। 3/5 मतलब 5 में से 3 जो हिस्सा है वो कितना परसेंट है, 5 का। अब बेस अगर यहाँ पे मैं देखूं तो वो क्या है, 5। तो मुझे पता है यार परसेंटेज में जो है बेस क्या हमेशा हम बना रहे होते हैं, हमेशा हम 100 को बना रहे होते हैं ना, परसेंट आउट ऑफ 100, हमेशा बेस हम वहां पे 100 बना रहे होते हैं। तो इसमें मैं दो चीजें बता देता हूं आपको। एक तो हमारा नॉर्मल तरीका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी ऊपर देखा था। दूसरा इसी में एसोसिएट हो जाती है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले नॉर्मल तरीके से करें तो फ्रैक्शन है 3/5, मुझे निकालना है परसेंटेज, तो मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंप्लीफाई होके 20, मतलब ये देगा मुझे 60%। ये हुआ एक तरीका। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड लगाना चाहूँ, इस यूनिटरी मेथड को हम आगे भी देखेंगे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ेंगे ना, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस में प्रोपोर्शनैलिटी काम कर रही होती है। तो यूनिटरी मेथड भी दो तरीके से काम करती है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। उसको खैर अभी बाद में देखेंगे, यहाँ पे सब कुछ डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा होता है। तो यूनिटरी मेथड से भी हम चीज़ों को निकाल सकते हैं, खासकर इस परसेंटेज वाली चीज़ को। इसी चीज़ को अगर देखें, 3/5 दिया हुआ था, मतलब अगर मैं इसे देखूं, 5 जब टोटल यूनिट है तो उसमें से 3 की बात हो रही है, यही बात हो रही है। तो अगर एक यूनिट होती तो उसमें से कितना हो जाता है ये 3/5। अगर ये 100 हो जाता तो ये 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम चीज हम यहाँ पे ये कर रहे होते हैं।
अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि बार बार आप ये वहाँ पे 1 की वैल्यू निकालो, ये तो अपना स्कूल वाला मेथड हो गया। वहाँ पे हम ऐसे ही करते थे कि 5 में से 3 है तो 1 में से इतना होगा, 100 में से इतना होगा। एक स्टेप आप इसमें हमेशा बचा लो कि एक जो आप लिख रहे हो ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये इतना पार्ट तो हम माइंड में आराम से कर सकते हैं कि 5 में से 3 है तो आउट ऑफ 100 वो कितना हो जाता, हमें पता है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 में से 3 हिस्सा था, 100 में से कितने हिस्से होते, वही हमारा परसेंटेज होता है। यहां से भी सेम निकल के आ रहा है 60%। ठीक है, तो एक ही चीज है, एक ही बात है ना, एरिथमेटिक पूरा इंटीग्रेटेड है, कुछ भी इसमें अलग अलग नहीं है। बेस अगर कंसेप्ट आप समझते चल रहे हैं तो एरिथमेटिक फिर आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेगा, बहुत सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड आपको दिखने लगेंगी। कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं जहां पे हमें पर्टिकुलर मेथड सीखनी पड़ती है, वो बात एक है, लेकिन इन जनरल जो हमारा एक कोर, एक बेस जो चल रहा है वो बहुत कुछ सिमिलर है, तो सीखना हमें थोड़ा सा आसान पड़ता है ना। तो बेसिक्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से कुछ क्वेश्चन हैं इसी पर बेस, उसको आप करते चलो, बिल्कुल बेस लेवल क्वेश्चन हैं ना। शायद स्कूल में भी इससे आसान, स्कूलों में शायद इतने आसान आसान सवाल अब तो आते होंगे, अब वहाँ भी नहीं पूछते होंगे। तो ये तो खैर समझ रहे हैं, इसके लिए छोटे छोटे सवाल हैं, करते चलते हैं। एक व्यक्ति है वो 5,000 रुपये हर महीना बचा लेता है अपनी टोटल सैलरी 30,000 में से, तो हमें ये निकालना है कि परसेंटेज मंथली सेविंग उसका कितना है। परसेंटेज मंथली सेविंग पूछा है, हो सकता है ये ईयरली बेसिस पर भी आपसे पूछ लेते हैं ना, ईयरली कितना है, तो वो हमेशा अरिथमेटिक में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सवाल को हमेशा हमेशा सही से पढ़ना है। देखने में कई बार वो आसान लगता है, लेकिन क्या होता है हम कुछ वर्ड्स मिस कर जाते हैं। हो सकता है यहाँ मंथली की जगह ईयरली लिख देता, और यहाँ पर सब कुछ मंथ मंथ चल रहा है तो आप वहाँ पे गलती कर देते हैं। तो पूरी अरिथमेटिक में आगे के क्वेश्चंस कई सारे आएंगे जहाँ पे लैंग्वेजेस में मैं आपको फंसाऊंगा। बहुत आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज क्या लिखी है, क्या पूछा जा रहा है, डेटा किस हिसाब से दे रहा है, और पूछ क्या चीज किस चीज में रहा है ना। यूनिट कन्वर्जन अपने को हमेशा देखने होते हैं। तो यहाँ पे तो सब कुछ मंथ में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 रुपये वो बचा लेता है कितने में से, 30,000 रुपये में से। इसी का मुझे परसेंटेज निकालना है, 100 से बस मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 जीरो यहाँ चले गए, 2 जीरो यहाँ चले गए, ये अपना आ जाएगा 50/3%। इतनी मंथली सेविंग है उसकी। अगला सवाल देखें, 25% किसी नंबर का अगर 80 है तो वो नंबर क्या है, मुझे वो ओरिजिनल नंबर निकालना है। यहाँ पे नहीं, 80 ओरिजिनल नंबर नहीं है, उस नंबर का 25% जो है वो 80 है। अब इसमें भी कई तरीके से आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं कि 25% आप निकालोगे उस नंबर का, नंबर को आप n मान लोगे और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 80, यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये एक तरीका हुआ। दूसरा, और हम क्या सोच सकते हैं, वो जो यूनिटरी वाला देखा था, क्या उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं कि 25% की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखी है 80, तो 100% की कितनी होती? 100%। ये 800 लिख दिया, इसको 80 करना है ना, 80 है वो। 80 हो जाता है यहाँ पे, डिवाइड में चला जाता 25, मल्टीप्लाई में आ जाता 100। यहाँ से भी आप देखो n की वैल्यू यहाँ पे होती 100, 80 में आप 100 मल्टीप्लाई कर रहे होते, ये आ रहा है 25 से नीचे आप डिवाइड कर रहे होते, सेम ही चीज़ है। 25 से आप सिंप्लीफाई कर दो, 4 बार हो जाएगा, इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी 320। तो ज़्यादातर जगह पे ये तो अपना नॉर्मल इक्वेशन लिख के करने वाला तरीका हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आपको यूनिटरी मेथड दिखने लगेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों मेथड में, देखो बेसिक क्या फ़र्क है। यहाँ पे मुझे एक n लेना पड़ रहा है ना, एक वेरिएबल मुझे इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे कोई वेरिएबल नहीं लेना पड़ रहा, सिंपल वन लाइनर में लिखता चल रहा हूँ और उसको एक ही लाइन में मैं सॉल्व भी करता चल रहा हूँ। तो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं परसेंटेज में चीज़ों को निकालने की, वो आप अगर सीख लोगे ना, थोड़ा सा ये सब चीज़ें देख के आप सीख पाओगे। तो कई सारे सवाल हैं, उनको मैं कैसे कर रहा हूँ, उसमें कुछ नया अगर आप निकाल सकते हो, देख सकते हो, अपनी मेथड्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो सब कुछ आप पैरेलली करते चलना। किसी भी चीज़ में डाउट आए, कुछ भी अजीब सा लगे, ना समझ में आए, तो पूछने का तो खैर ऑप्शन आपके पास है। ये हुआ एक चीज़, परसेंटेज को मैं लिंक कर रहा हूँ यूनिटरी से, किस तरह से दोनों पैरेलली काम कर रहे होते हैं। तीसरा सवाल देखें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले हमने देखा था फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे थे, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो वैसे तो अच्छी वैल्यूज हैं, डायरेक्ट इनके अभी हम लोग देखेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन के इक्विवेलेंस क्या होते हैं। नॉर्मल तरीके से देखें, 25% की बात हो रही है, परसेंटेज का जो साइन होता है वो क्या होता है 1/100, मतलब यहाँ पे इसको 100 से मुझे
डिवाइड करना है ना, बेसिकली 25 इंटू 1/100 में कर रहा हूँ, तो नीचे यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/4। पहली चीज़ हो गई। दूसरा देखें 33%, 33 के साथ भी सेम होगा, 33 डिवाइडेड बाय 100, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई ये होगा नहीं। नेक्स्ट 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर देखा था परसेंटेज से फ्रैक्शन, अब है फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो इसका तो ऊपर डायरेक्ट मेथड देखा था कि जब भी फ्रैक्शन दिया हो कि 1/8, तो दो मेथड हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो वो आंसर दे देगा, या फिर आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दो, दोनों से वैल्यू आ जाएगी। 100 से अगर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से सिंप्लीफाई कर दें, तो ये 25 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 25/2 होता है 12.5%। आप इसी चीज़ को एक बार यूनिटरी से करके देखना, वो आपका छोटा सा एक होमवर्क हो जाएगा। कह रहे हो तो आप अभी वर्बली कर लोगे। ये चीज़ हो गई। अब ये जो कुछ नंबर्स हैं, 1/8 है, 1/4 है, कई बार 1/3, 1/2, इनकी कोई हम कुछ डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख लेना चाहते हैं, उसी चीज़ को कहते हैं परसेंटेज रेशो इक्विवेलेंस। कुछ अराउंड 12 तक वैल्यूज़ हैं जो आपको याद कर लेनी। जैसे टेबल याद करते हो ना, तो ज़रूरी होता है स्पीड बन जाती है टेबल। ज़रूरी तो नहीं टेबल आप याद करो, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर उसमें टाइम लगता है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, टेबल याद कर लेते हो। उसी तरह से परसेंटेज और रेशो में भी बार बार कन्वर्जन हमें करने पड़ते हैं। जब आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ फ्रिक्वेंटली करेंगे। परसेंटेज दिया होगा, तुरंत उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। स्पीड हमारी बन जाती है चीज़ों को सॉल्व करने की। अगर इन चीज़ों में थोड़ा सा हम कमांड कर लें तो, और बेटर ही तो करना ही, मतलब अब तो आज के डेट में ये बिल्कुल बेसिक ब्रेड एंड बटर है, इसको करना ही करना है। परसेंटेज रेशो इक्विवेलेंस को सारे में लिख देता हूँ, 1 से लेके 12 तक के हमें देखने हैं। उससे भी ज़्यादा होते हैं पर बहुत ज़्यादा वो काम आते नहीं हैं। इतने अगर शुरुआत आप बस इतने से करनी है, इतना हो गया तो मोर देन सफिशिएंट है। और आपकी कैपेसिटी तो आप डेफिनेटली अब आगे बढ़ सकते हो, पर इतना तो करना है जितना अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखें 1/1, एक जो है वो एक का कितना परसेंट होता है। जैसे ऊपर भी एक चीज़ थी, मैंने यहाँ पे 100% लिखी थी, एक में यूनिटरी मेथड लगा रहा था कि 25% 80 है तो 100% कितना कितना होगा। क्यों मैं 100% ले रहा था, क्या है ये 100% ही क्यों ले रहा हूँ? किसी भी चीज़ का 100% वो नंबर खुद होता है। 1 का 100% वो खुद होगा, 2 का 100% वो खुद होगा। कोई भी नंबर जो होगा ना, उसका 100% वैल्यू वो नंबर खुद होती है। नंबर इटसेल्फ इज 100%, क्योंकि वही हमारा बेस होता है ना, 100% उसी को मानते हैं। वही चीज़ यहाँ पर चल रही है परसेंटेज रेशो इक्विवेलेंस में। एक हिस्से में का एक हिस्सा क्या पार्ट होगा, 1/1 क्या होगा ना, इसको आप देखोगे फ्रैक्शन बन गया बेसिकली ना। 1 को मैंने फ्रैक्शन के टर्म में लिख दिया, तो किसी भी कोई भी नंबर हो, 10 लिखा है तो उसको हमेशा मैं 10/1 लिख सकता हूँ। कहीं पर 2 लिखा है तो उसको मैं 2/1 की टर्म्स में लिख सकता हूँ। एक ही बात है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 1 जो है वो क्या परसेंटेज है खुद का, तो मैंने नीचे लिख लिया 1/1, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मुझे दे देगा 100%। 1/2, ये कितना होगा, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मुझे देगा 50%। उसी तरह से 1/3, ये होता है 33.33%। कई लोग डेसिमल में याद कर लेते हैं, कई लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में याद कर लेते हैं। तो जैसा आपको कंफर्टेबल हो, जैसा आपकी प्रैक्टिस हो, वैसा कर लो। मुझे डेसिमल में याद रखना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, मेरी हैबिट बन चुकी है डेसिमल में याद करने की, ठीक है। 1/4 की अगर बात करें तो ये होता है 25%। वही चीज़ कर रहे हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो कि अपने को बिल्कुल मुंह जबानी याद होनी चाहिए। 1/5 की बात करें तो वो होता है 20%। 1/6 की बात करें तो वो होता है 16.67%। 1/7 की बात करें वो होता है 14.28%। 1/8 की बात करें, एक सवाल में भी इसको तो निकाला था ऊपर, 12.5%। 1/9 की बात करें, ये होता है 11.11%। 1/10, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, 10%। 1/11, ये होता है 9.09%। और एक और देख लेते हैं, 1/12, ये होता है 8.33%। इतने फ्रैक्शंस का कन्वर्जन आपको याद रख लेना है।
फ्रैक्शन से परसेंटेज पे भी जा सकते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे भी जा सकते हैं ना, एक ही बात है, दोनों तरफ ही चलेगा। तो कई सवाल जैसे जब परसेंटेज बेस पे सवाल करेंगे तो वहाँ पे परसेंटेज दिया रहता है कि 25% किसी चीज़ का निकालना है, तो 25% निकालने का मतलब है मुझे पता है 1/4 मुझे उसका निकालना है, क्योंकि मुझे उसका परसेंटेज इक्विवेलेंट पता है। तो चाहे फ्रैक्शन दिया हो, उसका परसेंटेज निकालना हो तो निकल जाएगा। ज़्यादातर हमारा यूज़ आता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर हम उसे जो भी हमारा सवाल है, जो भी हमने इक्वेशन लिखी उसको सॉल्व करने में, ये अपना परसेंटेज रेशियो इक्विवेलेंस कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 12 तक की जो अपने ये कन्वर्जन है फ्रैक्शन के, ये अपने को बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। पूरी अरिथमेटिक का इनमें यूज आएगा, पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस तक आपको ये सब कुछ बार बार देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हर क्लास में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस आपकी हो ही जाएगी, वो तो होनी है। अपना एफर्ट आप पूरा रखना कि जब ये क्लास खत्म हो उसके बाद आप 1-2 बार खुद से लिखने की कोशिश करोगे, ये सारी वैल्यूज आपको याद होने लगेंगी। थोड़े थोड़े हिंट होते हैं इनको याद करने के, वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। जैसे 1/9 और 1/11 है ना, कुछ थोड़ा सा सिमिलैरिटी चल रही है। 1/9 में 11 वाली टर्म्स आती हैं, 1/11 में 9 वाली टर्म्स आती हैं। ये एक थोड़ा सा लिंक आप कर सकते हो ना। 1/8 में 12.5 आता है और 1/12 में 8 आता है, 0.33 आ रहा है, लेकिन 1/8 और 1/12 आपस में थोड़ा सा कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, 1/2 50% था, 1/4 25% हो रहा है, मतलब इसका बेसिकली आधा यहाँ पे हो गया। तो अगर 1/4 इतना है तो 1/8 कितना होता, 25 का आधा कर दूंगा, 12.5 हो जाएगा। अगर बाय चांस मुझे 1/16 निकालना होता, 1/16 निकालना तो मुझे पता है 1/12.5 होता है, और उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा ना, 6.25 परसेंटेज होगा 1/16। इस तरह से सेम नंबर्स में जब वो चीज़ें चलने लगेंगी तो आप उसको आराम से निकालते चलोगे। अब ये तो 1/, करके निकाल रहे हैं अपन, हो सकता है कि 2/3 हो। अगर 2/3 की बात करें तो मुझे पता है इसको बस मुझे डबल कर देना है, तो वो हो जाएगा 66.67%। इस तरह से आप इसको फर्दर और आगे कितने भी जो भी वैल्यूज दी हो उसको आप निकाल सकते हैं इजीली। 1/4 दिया है, 3/4 दिया होता तो इस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना होता। 1/9 इतना है, 3/9 अगर मैं आपसे पूछता, 3/9 तो सॉल्व हो जाएगा। 4/9 अगर मैं आपसे पूछता तो 44.44% हो जाता। तो ये बेनिफिट है जब ये पर्टिकुलर चीज को अपन सीख लेते हैं तो। और इन नंबर्स का पूरी अरिथमेटिक में जम के काम आना है, तो इसको आप स्किप मत करना, इसको आप सीखना, यूज करना ही है इसको। तो मेरी सारी क्लासेस में इसका मैं यूज करूंगा, तो आपको भी इसके अप्लाई करना है। नेक्स्ट सिंपल सी चीज़ है अपनी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो जब भी परसेंटेज की टर्म्स में इंक्रीज और डिक्रीज अपने को दिखाना होगा तो हम उसमें लिखते हैं चेंज कितना हो रहा है, चेंज को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, और हमारा नीचे जो भी नंबर है उसको अभी मैं के लिए मैं लिख देता हूँ बेस। बेस नंबर जो है जिससे हम चेंज देख रहे हैं कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने किसी को 10 रुपए दे दिए, तो चेंज कितने का आया, 10 का आया, तो बेस मेरा 100 रहेगा, चेंज मेरा 10 रहेगा। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज मुझे निकालना है, तो रेशो मुझे मिल गया। रेशो से परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो पता चल जाएगा। मान लो कि मेरे पास 100 रुपए थे, तो बेस बन गया मेरा 100 रुपए का। किसी ने मुझे 10 रुपए दिए तो मेरे पास कितना चेंज जो है वो 10 का हुआ, पैसे मेरे पास बढ़ गए, मतलब इसका जो परसेंटेज होगा वो 10% से मेरे पास जो पैसे थे वो बढ़ गए। मैंने किसी को 20 रुपए दे दिए तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, 20 रुपए का चेंज आया कितने पे, 100 रुपए पे, मतलब 20%। 20% से मेरी वैल्यू जो पैसे थे, मेरे पैसों की जो वैल्यू थी वो घट गई। सिंपल सा टर्म है ना, यूज करते रहते हैं। तो वही है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही अपना चेंज बता देगा, कम है कि ज्यादा वो अपने को लॉजिक से समझ में आ जाएगा। इस सवाल को देख लेते हैं। एक मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है वो 7,000 रुपये से 7,700 रुपये हो गई, तो हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि उसकी कीमत में कितना हुआ। तो साफ साफ दिख रहा है कीमत तो बढ़ रही है, मतलब परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में चेंज कितना हो रहा है, 700 का। 700 रुपये का चेंज है कितने पर, बेस क्या बनेगा, ओरिजिनल प्राइस जो थी 7,000, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब बेस देखो सिलेक्ट करने में हमेशा ध्यान रखना, जो पहले की कीमत थी वो अपना बेस होगा, और जो नई वैल्यू है वो बेस मत बनाना। मतलब इसको अगर देखें तो ये इसे कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू और इसे कह सकते हैं फाइनल वैल्यू।
तो जो इनिशियल वैल्यू होती है ना, वो हमेशा अपना नीचे बेस का काम करती है, वही हमेशा यहाँ पे आपको लिखना भी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला देखें तो कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन है वो घट जाती है 7,000 रुपये से इतना, हमें निकालना परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा उसकी कीमत में। तो डिक्रीज तो हो गई, इनिशियल वैल्यू थी आपकी 7,000 रुपये और फाइनल वैल्यू 6,300 हो गई। यहाँ पर भी वही 700 रुपये का चेंज आ रहा है, कितने पर? इनिशियल वैल्यू क्या थी? 7,000। तो सेम यहाँ पर भी 7,000 फ्रैक्शन मिल गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वो आपका आंसर। तो ये हो गया अपना परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, चेंज और नीचे बेस। बेस सिलेक्ट करने में भी बस गलतियां होती हैं, कई बार लिखने में भी गलती हो जाती है कि गलत चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो ये ध्यान रखना बस कि इनिशियल वैल्यू जो है कि जहां से वो चेंज होना शुरू हुआ वो अपना यहाँ पे बेस बन जाएगा, उसके हिसाब से फिर हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। लैंग्वेज इन परसेंटेज, ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि परसेंटेज हो या फिर इनफैक्ट पूरा अरिथमेटिक हो, लैंग्वेज वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लैंग्वेज को ही ट्विस्ट करके कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, हमें लग रहा होता है कि कुछ निकालना है, पूछा कुछ और होता है, तो उसे हम कह देते हैं कि सिली मिस्टेक हमसे हो गई एग्जाम में। वो सिली मिस्टेक होती है लैंग्वेज को ढंग से ना पढ़ने के कारण और उसमें मिस्टेक कर जाने के कारण। अब परसेंटेज स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है वो आपको ध्यान रखना है। दो केस हैं जो कि कई बार मुश्किल में डाल देते हैं, खासकर बड़े परसेंटेज से, क्योंकि बड़े परसेंटेज से डील करने की अपने लोगों को हैबिट नहीं होती। ज़्यादातर अपने को 100 से कम परसेंटेज देखने को मिलते हैं, स्कूल में भी कॉलेज में भी कम परसेंटेज वाली चीज़ें रहती थी कि 70%, 80%, 90%, 95%, हमेशा 100 से कम रहता था। और जब क्वेश्चन वगैरह हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो कई बार बड़े परसेंटेज इन्वॉल्व हो जाते हैं, 200%, 100%, 350%, 450%। तो वहाँ पे लिखने में बहुत गलतियाँ होती हैं, कन्फ्यूजन होता है कि यार कितना होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, उस चीज़ को अपने को डिस्कस करना है। दो लैंग्वेज हैं आपके सामने लिखी हुई है और दोनों अलग अलग लिखी हुई है, ध्यान रखना दोनों एक ही बात नहीं है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बिकेम 200% ऑफ इटसेल्फ, अपनी कीमत का वो 200% हो गई, से बढ़ नहीं गई, हो गई। तो अगर इनिशियल प्राइस में 100 रुपए बोल रहा हूं, तो इट बिकेम 200% ऑफ इटसेल्फ, मतलब इसका मुझे 200% निकालना है। 200% निकालना है तो 200/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वैल्यू मुझे यहां पे मिल जाएगी 200। तो हुआ क्या बेसिकली, 100 रुपए जो थे वो बन गए 200 रुपए। तो 200% हो जाने का मतलब है कि वैल्यू मेरी डबल हो गई। इसी चीज को इस वाली लैंग्वेज में देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 200%, 200% से बढ़ गई है वो। इसका क्या मतलब होता है कि अगर पहले कीमत थी 100 रुपए, तो इंक्रीज बाय 200%, 200% से बढ़ जाने का क्या मतलब है कि 100 रुपए तो है ही, प्लस इस 100 रुपए का 200%, इस 100 रुपए का 200%, मतलब ये मुझे वैल्यू देगा 300 रुपए। तो कहाँ वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू थी वो थी 100 रुपए और फाइनल वैल्यू मेरी हो गई 300 रुपए, तो यहाँ पे हो गया ट्रिपल, है ना। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज में ध्यान रखना कि कोई चीज, कोई परसेंटेज हो जाती है ऑफ इट सेल्फ, इसका मतलब ये। और जब किसी चीज को आप किसी परसेंटेज से बढ़ाते हैं तो खुद का तो वो है ही, प्लस जितने से आपने बढ़ाया वो। अब अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि नंबर खुद का क्या होता है, 100% होता है। इस चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 100 तो था ही, इसे मिटा दें, 100 तो था ही, उसमें चेंज कितने का आ रहा है, 100 प्लस जो भी यहां पे परसेंटेज चेंज है अपॉन 100, ये हो जाएगी मेरी फाइनल वैल्यू। जैसे इसी को अगर यहां पे देखें तो 100 वैल्यू थी, मल्टीप्लाई करना है 100%, तो ये है ही, प्लस उसमें 200%, मतलब ये टोटल हो जाएगा मेरा 300% डिवाइडेड बाय 100। अभी परसेंटेज का साइन का यहाँ जरूरत नहीं क्योंकि नीचे 100 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी अपने को देगा 300। तो वही एक ही बात है, सेम चीज़ है। छोटे परसेंटेज में जैसे आप लोग कैसे लिख रहे होते हो,
मैं कहता कि 10% का अगर चेंज हो रहा है ना, 10% उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो आप यही कहते हो कि अगर पहले 100 रुपये थी तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें 100% इसका, तो ये खुद है तो 110% से इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही आपको उसकी नई वैल्यू दे देगा, है ना। तो 110 ये अपने को वैल्यू देगा। तो वही चीज़ है, बड़े वाले नंबर्स के साथ भी आप यही चीज़ कर रहे होते हो कि 100 प्लस यहाँ पे जो न्यूमेरिकल चेंज आ रहा है वो आपको लिखना है डिवाइडेड बाय 100। तो बस ये लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसी चीज़ का कुछ परसेंटेज हो जाना और कोई चीज़ किसी परसेंट से बढ़ जाना या घट जाना। तो यहाँ पे तो इंक्रीज का केस था, अगर डिक्रीज होता तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता। ठीक है, तो यही है अपना इनिशियल और फाइनल वैल्यू, इसके बारे में ऊपर डिस्कस भी किया था। इनिशियल कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, फाइनल कहाँ पे वो पहुंच रहा है। अब इनिशियल से फाइनल इस तरह से ये अपना मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि कोई वैल्यू 10% से बढ़ रही है, 10% से कोई चीज़ बढ़ रही है, तो इसका क्या मतलब होगा कि इनिशियल वैल्यू अगर मेरी 100 है, 10% से उसे मुझे बढ़ा देना है, तो फाइनल वैल्यू मेरी हो जाएगी 110। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल में अगर देखें तो इनिशियल वैल्यू अगर 100 थी तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 रुपये। यहाँ पे परसेंटेज का चेंज कितना आ रहा होगा, 300% का। ठीक है, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू ये अपने को ध्यान रखना है। प्लस बेस कौन सी होती है, बेस हमेशा अपना बनेगा इनिशियल वाली वैल्यू। ऊपर जो ऊपर सवाल सॉल्व कर रहे थे वहां पे मैंने आपको दिखा दिया था। तो लैंग्वेज का बस ध्यान रखना परसेंटेज में। नेक्स्ट, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल टीयर 1 में एक ना एक सवाल इस पे लगभग हर शिफ्ट में दिख जाता है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है, एक ही चीज में बार बार परसेंटेज चेंज का एप्लीकेबल होना। मतलब कोई चीज है, पहले उस पर 10% की छूट दी गई, फिर उस पर और 15% की छूट दी गई, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेटेस्ट से मार्केट में आप कुछ चीज़ खरीदने गए, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 100 रुपये। दुकानदार ने कहा कि मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज दूंगा, या दुकानदार वाला भी रहने देते हैं, सिंपल सा ये सोच लेते हैं कि 100 रुपये हैं, अगर इसको मैं 20% से बढ़ा दूं, है ना, मार्केट वाली कंडीशन को अपन अलग से डील करेंगे। वो अच्छा केस है, इनफैक्ट उस पर बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो उसमें उसके स्पेसिफिक कई सवाल मैंने डाले भी हुए हैं। 100 रुपये हैं, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या ले लें इसमें, यहाँ पे लिख लेते हैं कि 20% का चेंज है और 10% का चेंज है, 10% का चेंज है। तो 100 रुपये सबसे पहले क्या होगा, 20% से अगर इसकी मैं वैल्यू बढ़ा दूं, यहाँ लिख देते हैं +20%, तो ये वैल्यू हो जाएगी 120। अब अगर मैं कह रहा हूँ और 10% से इसको मैंने बढ़ाया है +10%, ये हो जाएगी 10, इसमें जोड़ देंगे तो 12, इसमें जोड़ 10% मतलब 12 इसमें अपने को जोड़ना है, 132। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इस तरह से काम कर रहा होता है। तो ये तो एक तरीका हुआ लिखने का। क्या और किसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें पता है परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन हमने सीखा हुआ है, उसका जो मेथड है या उसका जो कंसेप्ट, उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 तो मेरी इनिशियल वैल्यू थी, 20% से कोई चीज़ बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है 20% से, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 120/100। फिर क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू 10% से बढ़ रही है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 110/100। इतना मैं इजीली यहां पे लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 0 यहां चले गए, ये यहां पे चला गया, 12 × 11 अगेन ये होता है 132। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन में मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आपस में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और आंसर निकाल रहा हूँ। यहाँ पे तो नंबर्स कन्वीनियंट थे, इसलिए हम आराम से उसको वर्बली निकाल पा रहे थे। हो सकता है कि नंबर्स जब हम कोई पर्टिकुलर सवाल सॉल्व करें तो इनकन्वीनियंट हो, इतने आसानी से उसके परसेंटेज वगैरह ना निकले, इसलिए हम हमेशा इस तरह की इक्वेशन फॉलो कर लेंगे। जो भी चीज़ है उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते चलेंगे। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। अब एक सवाल बहुत सही इसमें बनता है सक्सेसिव में, कि क्या इसके ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता है, कि सक्सेसिव परसेंटेज जो है अगर वो पहले 20% से बढ़ाया फिर 10% से बढ़ाया, अगर मैं ये कहता कि पहले 10% से बढ़ाया और फिर 20% से बढ़ाया, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है, ये थोड़ा सा अपने को सोचना है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं।
अगर मैं नीचे वाले मेथड में देखूं, इसी चीज को यहाँ पे लगा दूं, तो 100 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा होता, 110/100, 10% का इफेक्ट। और 20% के लिए यहाँ पे मैं लिखता 120/100। अब दोनों तो मल्टीप्लीकेशन में, तो चाहे एक के बाद दूसरे को लिखो या दूसरे के बाद पहले को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अपना मल्टीप्लीकेशन का तो बेसिक कंसेप्ट ही होता है, ए इंटू बी बराबर होता है बी इंटू ए के। वही चीज यहाँ पे यूज हो जाती है। मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जब आप नोट्स बनाएं तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, कि आप किससे घटा रहे हो, कब बढ़ा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं कि प्लस प्लस है तो सब कुछ आप इसी ऑर्डर में लिखो। हो सकता है कि 20% से बढ़ाया, 10% से घटा दिया, तो आप पहले 10% से घटा दो, फिर 20% से बढ़ा दो, एक ही बात है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमेशा हम उसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि आप 110 वाला पहले लिखो, 120 वाला बाद में लिखो, क्या ही बदल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना है और मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ही बात है। ये इंपॉर्टेंट था। ऑर्डर वाली चीज आप अपने नोट्स में लिख लेना कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब क्यों ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता और उसका कहाँ यूज आएगा, क्यों का तो रीजन मैंने बता दिया। कहाँ पे यूज आएगा, कई बार जब हमें वैल्यूज दी रहेंगी ना, तो अगर हम उसी ऑर्डर में सवाल को सॉल्व करें तो कई बार सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। उसी के बजाय अगर कई बार हम ऑर्डर को बदल के सॉल्व कर लें तो वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। वो कंसेप्ट ऑर्डर चेंज होने का ऐसे सवालों में बहुत यूजफुल होता है। जब आगे सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा सवाल दिखेगा भी, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ याद स्ट्राइक होनी चाहिए कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मैं पहले कन्वीनियंट नंबर्स को सॉल्व करता चलूंगा और अपना कैलकुलेशन में अपना कम से कम कर लूँ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, a number is increased by 10% and then it is decreased by 10%, find percentage change increase or decrease। सेम नंबर से बढ़ रहा है और घट रहा है, वैसे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू सब लोगों को पता होती है, उसको खैर हम जब डिटेल में देखेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहाँ पे मैं बता भी दूंगा। यहाँ नॉर्मल तरीके से भी सोच लेते हैं कि कोई नंबर है, उसको आपने 10% से बढ़ाया और फिर 10% से उसको घटा दिया, तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। नेट परसेंटेज परसेंटेज की टर्म्स में निकालना है, इसका मतलब जो भी नंबर है वो इररिलेवेंट है, कोई भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100, मेरा नंबर था 100। क्या किया आपने, 10% से बढ़ाया तो इफेक्ट लिखूंगा 10% का 110/100। फिर आपने उसको 10% से घटाया, 10% से घटाने का इफेक्ट क्या होगा, 90/100। 90/100 सिंप्लीफाई कर लें इसको, यहाँ पे ये सब कट जाएगा, वैल्यू अपने को मिल जाएगी 99। इनिशियल वैल्यू थी 100, फाइनल वैल्यू हुई 99, मतलब 1% का यहाँ पे कमी हो रही है। तो आंसर अपना हो जाएगा कि 1% से वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब इसी वाले में देख लो, अगर आप इस नंबर को पहले 10% से घटा दो और फिर 10% से बढ़ा दो, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मल्टीप्लीकेशन ही तो है, 90 वाला पहले आ जाएगा, 110 वाला बाद में आ जाएगा, वैल्यू आपकी सेम आती है। ऑर्डर अपना इंपॉर्टेंट नहीं होता सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ अ कार इज डिक्रीज बाय 10% एंड 20% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। लगातार 2 सालों में क्या हो रहा है, पहले साल 10% की कमी आ रही है उसकी वैल्यू में, अगले साल 20% की कमी आ रही है। व्हाट परसेंट ऑफ प्राइस ऑफ द कार इज डिक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स। कितने परसेंट की कमी आई उसकी कीमत में, ये अपना सिंपल सा आपने को निकाल लेना है। तो मल्टीप्लीकेशन वाली चीज़ आराम से लिख सकते हैं। मान लो, क्योंकि मुझे परसेंटेज चेंज ही निकालना है, तो कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी, उसे हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो कन्वीनियंटली 100 एज्यूम कर लेंगे। नंबर्स अलग होते तो हो सकता है हम 1000 एज्यूम कर लेते, ताकि जीरो वगैरह आप आराम से कट जाए, मुझे जबरदस्ती के फ्रैक्शन और डेसिमल में डील ना करना पड़े। वैल्यू थी 100 रुपये इनिशियल वैल्यू, 10% की कमी आई तो 90/100, 10% से घटी उसकी वैल्यू, और फिर 20% से घटी अगले साल, और 20% से घटने का मतलब 80/100। अब यहाँ पे आप वो फ्रैक्शंस को यूज कर सकते थे कि 20% का मतलब होता है 1/4, और डिक्रीज हो रहा है तो उस हिसाब से 20% मतलब 1/5, डिक्रीज हो रहा है तो 4/5। तो वो सारी स्मार्टनेस आप इजीली वहाँ पे फिर लगा सकते हैं। अभी मैं बेसिक से आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ। तो 10% से घटाया तो इफेक्ट हुआ 90/100, 20% से चेंज आया तो इफेक्ट हुआ 80/100। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 9 72।
इनिशियल वैल्यू थी 100, फाइनल वैल्यू हुई मेरी 72। मतलब यहाँ पे कमी तो आ रही है वैल्यू में, कितने परसेंट की कमी आ रही है? 100 और 72 में डिफरेंस कितना है? 28 का। 28%, 28/100 इंटू 100 ना, वही चीज़ कर रहे हैं, बेस 100 है तो आपस में कट जाएगी। 28% की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 28% से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये भी सेम चीज़ है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही है कि एक बार उसको 10% से घटाया, फिर उसको 20% से घटाया। ठीक। नेक्स्ट कंसेप्ट अपना इंपॉर्टेंट आता है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका अगेन यूज आएगा। अब ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी किस तरह से दिखता है, इसको आप याद कर सकते हो E इक्वल टू पी इंटू सी से। एक्सपेंडिचर टोटल खर्चा, प्राइस पर यूनिट और कितने यूनिट है। जैसे कि आपको बिस्किट के पैकेट खरीदने जाना है, तो एक बिस्किट का पैकेट अगर 10 रुपए का है तो प्राइस हो गई पर पैकेट, और ऐसे आपने कितने पैकेट खरीदे, मान लो 10 पैकेट खरीदे तो 10 पर पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट कितने 10 है, तो 10 इंटू 10 जो आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो हो जाएगा वहां पे 100 रुपए। अब ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का यहाँ पे क्या मतलब आता है ना, तो ये इक्वेशन सबसे पहले तो ध्यान रखना कि इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसमें अपन लगाते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी ये दिखती है, तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का जो एप्लीकेशन है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी दिखेगा। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड और टाइम में फर्क अपने को निकालना पड़ेगा, वो सारी चीजें। अब इसको सवाल के माध्यम से समझ लेते हैं कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 10%, टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम व्हाट शुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन। मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये जो है प्राइस, ये वाली जो प्राइस है उसमें 10% की बढ़ोतरी आ रही है और एक्सपेंडिचर मुझे सेम रखना है, तो ये जो टोटल क्वांटिटी है इसमें मैं क्या चेंज लाऊं कि एक्सपेंडिचर मेरा सेम हो जाए। तो मुझे पता है एक्सपेंडिचर तो मुझे सेम रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ई एज इट इज लिखा रहने दो। प्राइस जो है उसको 10% से हमें बढ़ाना है, 10% का इफेक्ट क्या होगा इंक्रीज करके, 110/10/100। अब ये जीरो इसको हटा ही देते हैं, यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको पता ही है ना। 10% कोई चीज़ इंक्रीज करने का मतलब 11 × 10, 10% से बढ़ गई उसकी प्राइस। अब इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ई मेरा एज इट इज रहा है, एक्सपेंडिचर मेरा एज इट इज रहा है। तो मुझे पता है कि यार प्राइस अगर 11/10 के प्रोपोर्शन में बढ़ी है तो कंजम्पशन मुझे इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर मैं इसको 10/11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 से 11 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ई की वैल्यू एज इट इज रहेगी जो पहले थी ना। यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ रख लेते हैं, यहाँ पे कंजम्पशन लिखा रख लेते हैं, तो 11 से 11 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ई की वैल्यू अभी भी पी इंटू सी सेम रहेगी जो पहले थी। करना भी वही है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है। अब उन्होंने बोला है कि परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन क्या होगा। मतलब पहले आप 11 पैकेट खरीद के लाते थे बिस्किट के, अब आप केवल 10 पैकेट खरीद के लाएंगे, तो चेंज कितने का आया? 1 यूनिट का चेंज है, क्लियरली दिख रहा है 1 यूनिट का चेंज है। कितने पर? बेस क्या होगा? अब यहाँ पे बात आती है, तो पहले क्या था, पहले आप 11 यूनिट खरीद लेते थे, तो इनिशियल वैल्यू 11 है, फाइनल वैल्यू 10 है। बेस हमेशा क्या होता है? इनिशियल वैल्यू, तो 1/11, 1/11। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, या फिर ऊपर हमने देखा परसेंटेज इक्विवेलेंट रेशो में 1/11 किसको डिनोट करता है? 9.09% को। इतने परसेंट से आपका कंजम्पशन जो है वो घट जाएगा, है ना। तो सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हो रही हैं। यहाँ पे आपने देखा कि फ्रैक्शन और परसेंटेज इक्विवेलेंट जो है उसका हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। रेशोज़ का यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि पहले 10 रुपये कीमत थी, वो 11 हो गई, तो पहले आप 11 पैकेट खरीद पाते थे, अब आप केवल 10 पैकेट खरीद पाएंगे, है ना। तो 10 रुपये में 11 पैकेट मतलब 110 वैल्यू थी, अब 11 पैकेट 11 रुपये में 10 पैकेट, अभी भी 110 रुपये ही एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ पे सेम रहा। यही होता है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। दो यहाँ पे वेरिएबल्स रहेंगे, एक में कुछ चेंज आएगा तो दूसरे को हम कितने चेंज से घटा या बढ़ा दें कि प्रोडक्ट अल्टीमेटली हमारा सेम हो। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका फ्रैक्शन आया था उसके रेसिप्रोकल से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो अपना एक्सपेंडिचर वो सेम कर देगा, और जो भी चेंज आ रहा है उसको आप कैलकुलेट कर लो। ठीक। नेक्स्ट आखिरी कंसेप्ट अपना, कंसेप्ट ऑफ बेस चेंज। ऐसे सवाल पहले भी बहुत आते थे, अभी भी बहुत आते हैं, लगभग हर साल किसी ना किसी एग्जाम में 1-2 सवाल इस पर दिख ही जाता है, कंसेप्ट ऑफ बेस चेंज। अब बहुत टफ नहीं है,
नॉर्मल तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सीख लोगे ना तो आपकी स्पीड इसमें इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे सवाल दिखेंगे तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा उसको करने में, एकदम बच्चे टाइप लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है। तो बेस चेंज का क्या मतलब है? ऊपर मैं बार बार बता रहा था इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, वो सारी चीज़ें। तो बेस में आपको बता रहा था कि हमेशा होती है इनिशियल वैल्यू वहाँ पे। तो अब ये बेस चेंज का क्या मतलब है, इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। बी की जो सैलरी है वो 25% ज़्यादा है ए की सैलरी से। तो हमें पता लगाना है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से कितने परसेंट कम है। अजीब सा लग रहा है पढ़ के, पर एक बार और देखो आप कि बी की सैलरी 25% ज़्यादा है ए की सैलरी से। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने की, या तो आप इक्वेशन बना लो, या फिर जो कंसेप्चुअल तरीका है वो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। पहले नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। ए की सैलरी 25% ज़्यादा है बी की सैलरी 25% ज़्यादा है ए की सैलरी से। अगर ए की सैलरी 100 रुपये होगी तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 25% इसका ज़्यादा मतलब 125। ये निकाला। अब उन्होंने बोला है कि बाय व्हाट परसेंट इज ए सैलरी लेस देन बी सैलरी। तो अब निकालना तो हमें भी डिफरेंस ही है। डिफरेंस कितना है? 25 का। ए की सैलरी कितनी कम है बी की सैलरी से। अब यहाँ पे बेस क्या बनेगा? 100 बनेगा या 125 बनेगा? यही बात है ना, यही है अपना बेस चेंज। तो हमें क्या निकालना है? बाय व्हाट परसेंट ए सैलरी इज लेस। कितनी लेस है? 25 रुपए लेस है, वो चेंज मिल गया। देन किससे कंपेयर, किससे करना है? बी की सैलरी से। तो बी की सैलरी यहाँ पे बेस बनेगा। बी की सैलरी 125, यहाँ पे लिख देंगे 125। ये हो जाता है 1/5। 1/5 का मतलब है 20%। ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है। ठीक। अब कंसेप्चुअली इस तरह के सवालों को हम किस तरह से कर लेते हैं? बी की सैलरी 25% ज़्यादा है ए की सैलरी से, तो हम यहाँ पे उठाते हैं इस 25% को। 25% का इक्विवेलेंट क्या होता है? रेशो के टर्म में देखें तो 1/4। ठीक है। तो बी की सैलरी 25% ज़्यादा है ए की सैलरी से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशो। ए अपॉन बी का अगर मैं रेशो लिखना चाहूँ, ए अपॉन बी का मैं रेशो लिखना चाहूँ, तो मुझे पता है एक, अगर ए की सैलरी 4 यूनिट होती तो बी की सैलरी कितनी होती? 4 + 1 5। ये उनका रेशो मुझे मिल गया है ना। तो नंबर्स ना लिख के मैं डायरेक्ट यहाँ पे रेशोज में काम कर जा रहा हूँ। रेशो मेथड का हम यहाँ पे अच्छे से यूज़ करते हैं। परसेंटेज दिया है तो मुझे पता है उसको मैं हमेशा रेशो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। रेशो में किसी भी चीज़ को अगर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि मैं रेशो मेथड फिर लगाऊँ। क्यों बड़े बड़े नंबर्स लिखूँ, प्लस माइनस करूँ, डिवाइड करूँ, सब कुछ करूँ, जब मैं डायरेक्ट रेशोज में छोटे छोटे नंबर्स में आराम से काम कर सकता हूँ। तो अब रेशो एक बार मुझे मिल गया। अब मुझे पता है डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, एक का। कितने पर कंपेयर करना है? बी की सैलरी से। बी की सैलरी 5 यूनिट है तो 1/5। अगेन ये भी देगा 20%। ठीक है। तो सॉल्व करना आसान हो जाता है, कम लिखना पड़ता है हमें, नहीं बार बार वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती। ए की वैल्यू 100 क्यों एज्यूम करूँ? 100 परसेंटेज दिया है तो उसके टर्म से फ्रैक्शन लिख लूंगा, वहां से मैं अपनी वैल्यूज निकाल लूंगा। ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? 25 से कर दोगे 4 बार, ये 25 से करोगे 5 बार, तो एक ही बात तो आ रही है। तो सोचने का एक तरीका है ना, एक तरीका है कि किसी भी सवाल को आप किस तरह से इजीली सोच सकते हो। ये जो है वो अपने स्कूल वाली मेथड रहती थी, इसी तरह से अपने को सिखाया जाता था, तो अपनी हैबिट बन जाती है इस तरह से करने में। बुराई नहीं है इसमें कुछ, बस एक ही दिक्कत है कि ये टाइम ज़्यादा लेती है, टाइम कंज्यूमिंग है, और एग्जाम में हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें सीख लें, थोड़े से अच्छे कंसेप्ट सीख लें कि एग्जाम में हमारा टाइम बच जाए, कैलकुलेशन हमें कम से कम करना पड़े। वही अपना मोटिव है। ये थे अपने आज के सारे कंसेप्ट्स। इसमें से तमाम जो भी 3-4 कंसेप्ट ऐसे हैं बहुत ही पूरी पूरी अरिथमेटिक में यूनिवर्सली वो काम आएंगे। तो आज देखा बेसिक डेफिनेशन परसेंटेज की देखी। परसेंटेज रेशो इक्विवेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है इसको। तो परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, चेंज कितना हो रहा है, कितने बेस पर, और 100 से मल्टीप्लाई। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, किसी भी ऑर्डर में आप उस पर आप ऑपरेशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, जो भी रेशो एक प्रोडक्ट का एक फैक्टर का निकला होता है, एक वेरिएबल का, उसके रेसिप्रोकल से आप दूसरे को मल्टीप्लाई कर देते हो अगर नेटवर्थ को आपको इक्वल रखना है तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी समझ में आ गया। बेस चेंज, बेस चेंज में बेसिकली क्या कर रहे थे कि जो परसेंटेज था उसमें परसेंटेज रेशो इक्विवेलेंस वाला कंसेप्ट लगाया, और नंबर्स को एज्यूम करने के बजाय फ्रैक्शन या फिर कहें रेशो को हमने यूज कर लिया।
रेशो मिल गया, उनका डिफरेंस मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। तो जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो हमें पता है एक्चुअल वैल्यू की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। हम कोई भी वैल्यू फिर एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो हमेशा क्या होता है, रेशो ही होता है। परसेंटेज भी एक तरह का रेशो ही है, जिसका बेस जो है वो 100 है। ठीक है, ये हुआ अपना पूरा बेसिक्स परसेंटेज का। अब अगली क्लासेस जो परसेंटेज की रहेंगी उसमें हम लोग परसेंटेज कोर जो चैप्टर है उसके टाइप वाइज क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स है, उसको सॉल्व करने की जो मेथड्स है, जो ये मेथड सीखी हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, तमाम चीज़ों में ये लगेंगे ही लगेंगे। कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक जो मेथड्स हैं उनको हम सीखेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, उसके जो भी कंसेप्ट रहेगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। अब आपको अपने एंड पे क्या क्या चीज़ें करनी है, परसेंटेज आपको पता है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे भी कई सारी क्लासेस इस पर डिवोट करेंगे। तो बुक से अब आपको परसेंटेज के जो बेसिक सवाल हैं उनमें इन मेथड्स को लगाना शुरू करना है। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ आप परसेंटेज रेशो इक्विवेलेंस का यूज़ कर पा रहे हो। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाले में आप किस तरह से उसमें डायरेक्ट इक्वेशन लिख के मल्टीप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाले सवाल और बेस चेंज वाले सवाल, तो जो बेसिक क्वेश्चन आपके जो लेवल 1 वाले क्वेश्चंस रहेंगे आपकी बुक में, उनको आप अब टारगेट करना शुरू करो। पर्पस ये है, एम टारगेट अपना ये है कि जब तक ये परसेंटेज का टॉपिक खत्म होगा तब तक आपकी वो बुक के क्वेश्चंस भी पैरेलली खत्म होते जाने चाहिए। तो जो जो कंसेप्ट हम सीखते चलेंगे उसके सवाल आप देखते चलो, प्लस थोड़ा सा क्लास के पहले पढ़ के आना, हमेशा ही आपको बेनिफिट देगा। मतलब आपको क्लास में मज़ा आने लगेगा। अगर आप ये चीज़ अगर ये एडवाइस आपने फॉलो कर ली तो मज़ा आ जाएगा, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। इनफैक्ट होगा ये कि सवाल आपसे बनने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, इंटरेक्शन आपका बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस तो बूस्ट आपका हो ही रहा है, इंटरेक्शन बढ़ रहा है, प्लस अगर आप बिना पढ़े क्लास में आओगे तो हो सकता है कि 40% समझ में आए, 50% समझ में आए। थोड़ा सा पढ़ के आ जाओगे ना तो आपको 70%, 80% उससे भी ज़्यादा समझ में आने लगेगा। और पढ़ के आने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करो। आप जो भी टॉपिक है आपको पता है कि परसेंटेज पढ़ना है अपने को, आगे की क्लासेस भी परसेंटेज की रहने वाली हैं, तो परसेंटेज को थोड़ा सा 10-15 मिनट थोड़ा सा देख के आओ, उसके सारे बेसिक्स अपने क्लियर कर लो। जो छोटी मोटी मेथड है, छोटे मोटे सवाल हैं, उनको आप सॉल्व कर लो। प्रिपेयर होके आओगे तो ही प्रिपरेशन करने में फिर आगे मज़ा आएगा, है ना। आप थोड़ा सा लेवल बना के आओगे तो आपका लेवल फिर और ऊपर हो जाएगा कोचिंग में। नहीं तो क्या होगा, फिर वो बेसिक में ही आप फंसे रह जाओगे। आपको हमेशा यही लगेगा कि बेसिक वीक है, बेसिक वीक है। बेसिक वीक नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है क्योंकि आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। बात वही है जो एग्जांपल दिया था, नॉलेज और आपकी स्किल्स का। नॉलेज है सबके पास है, नहीं है तो वो गेन कर लेगा नॉलेज, लेकिन नॉलेज से स्किल डेवलप करना ये है असली खेल। कि जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होगे तो नॉलेज नहीं काम आ रहा होगा, वहाँ पे आपकी स्किल्स काम आ रही होंगी। ठीक है, तो उस चीज़ को अपने को डेवलप करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब प्रिपरेशन क्या है, कोई पढ़ना प्रिपरेशन नहीं है, वो बस एक कंपोनेंट है। वो तो सभी पढ़ रहे हैं, कौन नहीं पढ़ रहा होता है। रिजल्ट अगर आपको निकालना है ना, अपनी इस एफर्ट से रिजल्ट निकालना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एकेडमिक के बाहर भी आपको करनी पड़ेगी, और वो चीज़ें सीखने के लिए ही क्लासेस होती हैं, कोचिंग होती है। इसलिए मैं आपको हमेशा बार बार कहता हूँ कि रिकॉर्डेड वीडियो के चक्कर में मत पढ़ना, क्लास हमेशा लाइव अटेंड करना, अगर 100% बेनिफिट उठाना चाहते हो चीज़ों का तो। नहीं तो फिर वो पूरी आपकी रिस्क हो जाती है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा और नहीं खुद से मैनेज हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर चीज़ है ये जो कि हो पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और क्लास के साथ बने रहना, बैकलॉग नहीं रखना कि क्लास में चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस और आप अभी भी पढ़ रहे हो परसेंटेज, तो ऐसा नहीं करना। बीच बीच में जो आपको गैप मिल रही है ना, अल्टरनेट डे क्लास इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक हैं, सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। बुक सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है, और पहली बार करोगे तो टाइम लगेगा। खुद से जो एफर्ट आप लगा रहे होगे ना वो मैटर करेगा। मुझे मैं रोज़ पढ़ाना क्या, मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ा दूंगा मैथ्स, मेरा क्या जा रहा है। पर रिजल्ट तो आपको मिलना चाहिए उससे। मेरे पढ़ा देने से आपका सिलेक्शन नहीं होना है, मेरे पढ़ा देने के बाद जो आप प्रैक्टिस कर रहे होगे अपने एंड पे उससे आपका सिलेक्शन होना है। तो वो आपको कमी नहीं रखनी है। वहाँ ढीले पड़े तो फिर गए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो परसेंटेज है, बेसिक है, अपनी बुक पैरेलली आप सॉल्व करना शुरू करो। बेसिक लेवल उसके जो क्वेश्चंस हैं उनमें इन मेथड्स को लगाना आप शुरू करो, वो इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।